हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता और मैं पढ़ाने आई हूँ एनसीईआरटी कक्षा 7 की हमारी बुक है और साइंस की। और हमारा चैप्टर जो है वो दूसरा है। हमारे चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। और आपको बता दें, ये जो हमारी क्लास है मतलब पूरा जो चैप्टर होगा 3 पार्ट्स में होगा। पहले और दूसरे चैप्टर में पूरा जो लेसन है आपका वो पढ़ाऊँगी, ठीक है। और तीसरी क्लास में आपकी एक्सरसाइज जो होगी, प्रश्नोत्तर जो खाली जगह वगैरह होगी वो कराऊँगी। तो ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं, वो बात सुन लीजिए आप। तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा, इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो आपने बात सुन ली होगी, तो चलिए अपना जो लेसन है वो शुरू कर देते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, प्राणियों में पोषण, ठीक है। क्या नाम है, प्राणियों में पोषण। तो यहाँ पे लिखा है, आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। तो पिछला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, उसमें यही हमारा चैप्टर है कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन जो होता है स्वयं बनाते हैं, परंतु प्राणी जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में किस पर निर्भर करता है, पौधों पे निर्भर करता है और जंतुओं पर निर्भर करता है, ठीक है। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। मतलब क्या करते हैं कि कुछ प्राणी जो होते हैं क्या करते हैं कि जैसे फ्रूट्स वगैरह डायरेक्ट हम खाते हैं, ठीक है। अब लेकिन कुछ जो प्राणी होते हैं वो बकरी क्या खाती है, बकरी हमारी घास वगैरह खाती है, ठीक है। बकरियाँ खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ठीक है। मतलब अन्य जंतुओं को खाते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। मतलब कुछ लोग जो होते हैं जंतु भी खाते हैं, पौधे भी खाते हैं, मतलब दोनों चीज़ों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि मानव हो या कोई भी जीव हो, सबको अपनी वृद्धि करनी है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें खाना ही पड़ता है। मतलब खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि जो होती है, शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि मतलब इनके बात का मतलब ये है कि जो हमारे प्राणी जो होते हैं, ठीक है, प्राणियों को क्या चाहिए, आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, तभी तो वो स्वस्थ रहेंगे। और उनको ग्रहण करने की जो विधियाँ होती हैं वो, और इसके उपयोग करने की जो विधि होती है वो सब सन्निहित होती है, मतलब सम्मिलित होती है। फिर ये कह रहे हैं, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य मतलब भोजन जो होता है उसके अनेक संगठक होते हैं। स्मरण करके उनके नाम लिखिए, ठीक है। भोजन जो होते हैं उसके अनेक संगठक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब बातें इन्होंने बताए हैं। तो ये कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में, मतलब जटिल जो खाद्य पदार्थ हमारे इस टाइप में हैं, ठीक है, इस टाइप में हैं कुछ, इन्होंने एग्जाम्पल करके दिखाया है। तो उसको सरल में कैसे, मतलब अलग अलग तोड़ लिया तो वो हमारे सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या कहा है, मतलब जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना ही क्या कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है। तो तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, ठीक है। मतलब जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना ही हमारा क्या है, विखंडन कहलाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वो ये है
खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। किसकी विधियाँ? खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। इसमें क्या होता है, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मतलब क्या कह रहे हैं कि भोजन के ग्रहण करने की जो विधियाँ होती हैं, जीव तो कई हैं, मनुष्य जीव होता है, पेड़ पौधे भी एक तरीके के जीव ही हैं, और हमारे जो जंतु जानवर जो होते हैं वो भी जीव हैं। मतलब सबके भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है वो अलग होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी जो है, जिसे हमिंग बर्ड कहते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। तो मधुमक्खी अपना भोजन कैसे ग्रहण करती है? ये मधुमक्खी और मरमर पक्षी जो होता है ये क्या करते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। ठीक है। और मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ को दूध लिखा है कि मानव एवं कुछ अन्य जंतु होते हैं, क्या करते हैं, जो उनके जो शिशु होते हैं क्या करते हैं, माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। मतलब अजगर क्या करता है, जो शिशु होते हैं वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। अजगर क्या करते हैं, वो अगर उनको कोई शिकार मिलता है तो उसको ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास यानी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। और कुछ जलीय प्राणी जो होते हैं अपने आसपास में तैरते हुए जो खाद्य कण होते हैं पहले उनको छान कर उनका भक्षण करते हैं। मतलब हर चीज़ के खाने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। आगे उन्होंने क्रियाकलाप दिया है, देखते हैं क्या है। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? ठीक है, पोषण तो इन्होंने बताया है। ठीक, जैसे कि अंतर्ग्रहण की विधियाँ, जैसे कि घेंघा दिया है, चींटी दी है, और इसके आहार के प्रकार, आहार की विधि, मरमर पक्षी, जूं, मच्छर, तितली। ठीक है, इस तरीके से ये दिया गया है। तो आहार की विधि उन्होंने कौन कौन सी बताई है, जैसे कि कोई कुछ छील कर खाए जाते हैं, कुछ चबा कर खाते हैं, कुछ काट कर खाते हैं, कुछ फाड़ कर खाते हैं, कुछ निगल कर खाते हैं, साइफनी, स्पंजी, चूसड़ इत्यादि ये विधियाँ दी गई हैं। ये तो हमको यही भरनी है। ठीक है, और जो हमारा जो एक्सरसाइज वाला चैप्टर होगा ये मैं उसमें आपको कराऊंगी। ठीक है, अभी हम अपना चैप्टर ही पढ़ेंगे खाली। बीच में आपको तो 30 सेकंड के लिए एक बात बताना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और आपको अगर और बाकी की क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जब आप चैनल पे जाएंगे आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करने हैं। ये क्रिएटिव चैनल हैं जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आइए। ठीक, तो जो तीसरा पार्ट होगा उसमें मैं कंप्लीट कराऊंगी इसे। तो यहाँ पे लिखा है अद्भुत सत्य। तो कौन सा सत्य है? स्टार फिश, जिसे हम क्या कहते हैं, तारा मछली, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। तो किसका आहार करती है, मतलब क्या खाती है? जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं, जैसे कि हमारे शीप वगैरह हुए, शंख हुए, ये इनके अंदर कीड़े होते हैं। ठीक है, पहले इनके अंदर कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को निकाल दिया जाता है तब हमारे पास वो आते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे जो कीट होते हैं, ऐसे जो जंतु होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं उनको खाती है ये। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है और फिर आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। मतलब क्या, खाने से पहले क्या करती है, अपना आमाशय निकालती है और जो शंख शीप वगैरह होते हैं उसके अंदर जो कीड़े होती हैं उनको खा डालती है, फिर वापस अपना आमाशय जो होता है अंदर ले लेती है। फिर वो जो आमाशय में इसका जो खाना होता है वो पचता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि सारणी के नीचे दी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। मतलब वही उस सारणी के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। फिर अगला जो हमारा है वो ये हेडिंग है मानव में पाचन। क्या है मानव में पाचन? हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं। मतलब हम अपने मुख से भोजन खाते हैं, फिर इसे पचाते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। मतलब जो भोजन हमारा पच नहीं पाता है, बिना पचा भाग वो जो होता है खाने का, वो हमारा निकल जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन
का क्या होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि शरीर के अंदर जो भोजन जाता है उसका क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। मतलब ये कह रहे हैं भोजन जो होता है एक सतत नली, मतलब एक नली जाती है उससे जाता है, ठीक है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है, गुदा तक जाती है। इस नली के विभिन्न भाग होते हैं जैसे मुख गुहिका, ग्रास नली, अग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांश जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, बृहदांश जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है। फिर उसके बाद कहाँ जाती है, मल द्वार या गुदा। ये आपको हम अभी दिखा रहे हैं चित्र में, ठीक है। ये देखिए हमारा चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में क्या दिया है कि आपको, चलो पूरा चित्र आप देख लीजिए, ठीक है, पूरा ये आपका चित्र है। तो हमने क्या किया, ये जो खाना खाया है ये मुख गुहिका से हमने खाना खाया, फिर मुख में हमारी लार ग्रंथि है जिसमें खाना हमारा चबता है, ठीक है, अच्छे से चबता है लार की वजह से ही। फिर हमारी ग्रसिका, इस नली से हमारा खाना जाता है, फिर कहाँ जाता है, ये हमारा इधर जाता है। इन्होंने अभी पार्ट सारे दिखाए हैं। ये हमारा यकृत है, ये हमारा पित्ताशय है, पित्ताशय से हमारे क्या एक पित्ताशय से हमारा एक वो रस निकलता है, ठीक है। फिर ये हमारा आमाशय है, ये हमारा अग्नाशय है, ये हमारा क्षुद्रांश है, क्षुद्रांश, ठीक है, ये हमारी बृहदांश है, ये जो है हमारी बृहदांश है मतलब बड़ी आंत है, ये वाली जो है वो हमारी छोटी आंत है, ठीक है। और मलाशय और गुदा ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल मतलब पाचन का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे मतलब इन्हीं हिस्सों से हमारा खाना जो होता है वो पचता है। फिर करें जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। मतलब जिसका जो काम होता है वो अपना काम करता रहता है, ठीक है, भोजन पचाने में। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांश तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि और यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं, ठीक है। तो जो लाल ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय जो है हमारा, ठीक है, ठीक है, तो क्या यकृत हुआ, पित्ताशय हुआ, आमाशय, अग्नाशय, ठीक है, ये जो क्या करते हैं हम, ठीक है, क्या करते हैं, लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय क्या करते हैं, पाचक रस जो होता है, ठीक है, उसको स्रावित करते हैं। कौन स्रावित करता है, लाला ग्रंथि, ठीक है, लाल ग्रंथि होना चाहिए, लाला ग्रंथि, ठीक है। और यकृत, अग्नाशय ये क्या करते हैं, आमाशय नहीं होगा, ठीक है, मैंने अभी वहाँ पे गलत बता दिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। यकृत, लाला ग्रंथि और अग्नाशय जो होता है पाचक रस स्रावित करते हैं। और पाचक रस जो होता है वो जटिल पदार्थों को उनको सरल रूप में बदलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कार्बोहाइड्रेट जो थी उसकी जटिल संरचना को तोड़ के उसको सरल संरचना में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया, वो आसानी से पच गया। ऐसे ही ये क्या करते हैं, पाचक रस मिला देते हैं। पाचक रस मिला देने से क्या होता है कि वो उनकी जटिल संरचना जो होती है वो सरल रूप में चेंज हो जाती है, ठीक है, मतलब जटिल जो खाना होता है वो सरल रूप में चेंज हो जाता है। फिर आहार नाल और संबंध ग्रंथियों मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो काहे का निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या क्या मिलाकर, आहार नाल और संबंध ग्रंथियाँ जो होती हैं वो पाचन क्रिया का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा पाचन तंत्र आपने तो देख लिया है। ये कर हैं अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, मतलब आहार नाल में भोजन जाके क्या होता है। तो इन्होंने एक हेडिंग दी है, क्या दी है वो हेडिंग, मुख एवं मुख गुहिका। जो हमारा मुख दिया था ये आपको दिखाई थी ना, वो भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है, मुख द्वारा होता है। मतलब हम मुँह से ही तो खाना खाते हैं, ठीक है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण। मतलब जो खाना जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं, भोजन खाना, भोजन को ग्रहण करना कहते हैं। अब बूझो आ गए हैं, बूझो भाई क्या क्यों कन्फ्यूज हैं देखते हैं। बूझो कहता है चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांश को देखकर आश्चर्यचकित है। वह इसकी लंबाई जानना चाहता है, क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। पृष्ठ 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इसकी लंबाई संरचना हमारे शरीर के छोटे छोटे हिस्सों में किस प्रकार समाई हुई है। मतलब ये कह रहे हैं जो हमारी जो क्षुद्रांश जो हमारी जो क्षुद्रांश है, क्षुद्रांश का मतलब छोटी आंत, ये सोच रहा है कि इसमें ये एक रस्सी टाइप कुछ बहुत ऐसे ही रस्सी पड़ी टाइप हुई है, इसकी लंबाई वो जानना चाहता है। तो इसकी जो लंबाई है कहाँ पे दी गई है, पेज नंबर 17 पे दी गई है। तो ये मैं नहीं बता रही हूँ, आपको कमेंट करके बताना है इसकी लंबाई क्या है, ठीक है। मैं अभी नहीं बताऊँगी, ठीक है, और आपको ही कमेंट करके बताना है अभी कि इसकी लंबाई क्या है, ठीक है।
चाहे आप बुक से देख के बताओ, पर मैं अभी नहीं बता रही। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं। तो भोजन कौन चबाता है? हमारे दांत ही तो चबाते हैं, तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। तो भाई दांत हमारे चबाने के लिए होते हैं, तो हम उसको खाने को मुँह में ही तो पीस डालते हैं ना। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच में अलग अलग गर्तिका मतलब सापेक्ष में धंसा होता है। तो हमारे जो प्रत्येक दांत होता है अलग अलग जगह पे धंसे होते हैं, ठीक है, एक मतलब शेप में। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। मतलब हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग काम के लिए होते हैं। दांत भी कई टाइप के होते हैं और उनके काम भी अलग अलग होते हैं। फिर उन्होंने अगला क्रियाकलाप दिया है। क्या क्रियाकलाप है? अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? अगर दांतों को गिनना है, सबसे पहले आपको अपने हैंड वॉश करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हैंड में आपके गंदगी भी हो सकती है। वैसे भी कोरोना चल रहा है तो हैंड तो ज़रूरी धुलना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने दांतों की गणना करनी है, मतलब दांतों को गिनना है। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। मतलब आपकी जो पहली उंगली है, ठीक है, बड़ी उंगली के पास वाली, ठीक है, जैसे कि ये आपका हाथ है और ये आपका अंगूठा है, ठीक है, तो इस वाली उंगली से ये हमारी तर्जनी है, ठीक है। तो क्या करना है? आपको अपने दांतों को टच करना है, महसूस करना है। फिर आपके मुख में किस प्रकार के दांत हैं ये भी आपको महसूस करना है। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने अथवा दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? क्या करना है कि आपको सेब या रोटी का टुकड़ा लेना है, उसको काटना है। फिर आपको गौर करना है कि आपने किन दांतों से काटा और किन दांतों से आपने उसको चबाया है। आप उसे काटने एवं दर्शन करने के किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने अथवा फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने अथवा पीसने के काम आते हैं। मतलब किनसे आपने काटा, किनसे आपने खाया, ये आपको देखना है। तो ये यहाँ पे एक बात दी गई है, देखते हैं क्या बात है। पहले तो इसको थोड़ा इतना करते हैं। तो ये दूध के दांत तथा स्थायी दांत, ठीक है। दूध के दांत और स्थायी दांत क्या होते हैं? क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, ठीक है। कुछ साल पहले क्या हुआ होगा आपके साथ कि आपके जो दांत थे जमे अच्छे खासे वो गिर गए थे। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। मतलब जब 8 साल के आप हो जाते हैं तो आपके जो दूध वाले दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। इन्हें कौन से दांत कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं, ठीक है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं। मतलब ये जो हमारे स्थायी दांत होते हैं पूरे जीवन भर रहते हैं, ठीक है, ये गिरते नहीं हैं। वृद्धावस्था में कमजोरी के कारण ये दांत जो होते हैं प्रायः गिरने लगते हैं, वो बात अलग है, पर ये हमारे दांत जो होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। आइए इन दांतों को भी देख लेते हैं। दांत देखो, ये यहाँ पे हमको एक चित्र दिखाया गया है। पहले यहाँ इसके नीचे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। पता है आप कोई जो फिगर वगैरह बनाते हो, कोई ड्राइंग वगैरह बनाते हो, तो उसके नीचे ये चीज़ लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये आप नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांत। तो यहाँ पे कुछ अलग टाइप के दांत दिए हैं, यहाँ पे कुछ अलग टाइप के दांत दिए हैं, ये कुछ अलग टाइप के हैं। इस तरीके से दांतों का एक तरीका दिया है। तो कौन कौन से दांत हैं देख लेते हैं। तो ये जो 3 और इधर के 3 जो दांत हैं वो कौन से हैं? चवर्णक। चवर्णक का मतलब चबाने वाले, ठीक है। फिर ये हमारे कौन से? अग्र चवर्णक। नीचे करते हैं थोड़ा। तो 6 दांत कौन से हुए? चवर्णक। और अग्र चवर्णक कितने हुए? 4। ये 2 और ये 2, ये हमारे कितने हो गए? 4 कौन से हो गए? अग्र चवर्णक। रदनक कितने हो गए? 2। कृंतक कितने हो गए? 4। तो कृंतक कौन से दांत हैं? रदनक जो होते हैं काटने के लिए होते हैं, कृंतक जो होते हैं ये रदनक जो होते हैं चीरने फाड़ने के लिए होते हैं, और कृंतक जो होते हैं वो हमारे काटने के लिए होते हैं, ठीक है। तो कृंतक कितने टाइप के होते हैं? 4। रदनक कितने होते हैं? 2। अग्र चवर्णक कितने होते हैं? अग्र चवर्णक होते हैं 4, रदनक होते हैं 2 और कृंतक होते हैं 4 और चवर्णक होते हैं 6। इस तरीके से ये दांत हमारे बताए गए हैं। तो ये तो नीचे के हो गए, ऊपर भी ऐसे ही होंगे 6, 4, 2 और 4। इनको टोटल करते हैं, कितना हुआ? 6, 4, 10, 10 और 4 14 और 14, 14, 28, ठीक है।
सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया। 6 और 4, 2 और 4, तो 6 4 10, 10 4 16। मैं तो 14 गिन रही थी, तो 16 नीचे हुए, ऐसे ही 16 हमारे ऊपर हुए, तो कितने हो गए? 32। तो वही तो मैं सोच रही थी 28 क्यों बता रहे हैं। वैसे मेरे दांत 28 ही हैं, ठीक है, 32 दांत होते हैं। फिर आगे चलते हैं। इन्होंने क्या बताया है? हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस मतलब लार स्रावित करती है। तो लाला ग्रंथि कौन सी होती है? लाला ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो लार को स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बताएं, क्या कह रहे हैं भाई? तो इन्होंने दांतों के प्रकार लिख दिए। दांतों की संख्या, निचला जबड़ा, ऊपरा जबड़ा और योग। तो कर्तन एवं दंशन वाले दांत, ठीक है, चीरने और फाड़ने वाले दांत, चबाने और पीसने वाले दांत, ठीक है। तो 6, तो अग्र चवर्णक और चवर्णक मिलके हमारे कितने हो गए? ये 10 हो गए, ठीक है, ये भी 10, ये भी 10, तो हमारे कितने हो गए? ये 20 हो गए। ऐसे चीरने फाड़ने वाले दांत कितने थे? 2 ऊपर थे, 2 नीचे थे, ठीक है, मतलब ये 4 हो गए। कर्तन और दसन वाले दांत कितने थे? 4 और 4, 4 नीचे 4 ऊपर, मतलब 8 हो गए। तो 8 4 12 और 20 32 हो गए। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्रियाकलाप है क्या, देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 परख नलियाँ लीजिए, उन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए और 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से लेकर 5 मिनट तक चबाना है। इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 ml जल डालना है। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डाल देनी है। फिर उसका परीक्षण करना है। आप परख नली ए तथा बी में अंतर को देखते हैं। परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की जांच अपने मित्रों एवं अध्यापकों से करनी है। फिर लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। मतलब क्या कह रहे हैं ये, आइए आपको बताते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि 2 परख नली लेनी है आपको, ये और ये, ठीक है। फिर इन्हें क्या करना है? एक में उबले चावल डालने हैं और एक में क्या करना है? मुंह से चबाए हुए चावल डालने हैं, ठीक है, चबाया हुआ चावल, और ये उबला चावल। तो हमने दोनों में क्या किया है? कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाल दी। तो आयोडीन विलयन और पानी भी मिलाया है साथ में, ठीक है। तो जब आयोडीन विलयन हमने डाली, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? इसका रंग नीला हो गया, ठीक है, इसका रंग नीला हो गया। तो मंड पर लार का प्रभाव, ठीक है। फिर कह रहे हैं ये इन्होंने क्या दिखाया? मंड पर लार का प्रभाव। तो हमारा क्या परिवर्तन हुआ, आइए देखते हैं। तो लाला रस होता है मंड को शर्करा में बदल देता है, ठीक है। तो लाला मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो आयोडीन विलयन जो हमारा डाला है, तो मंड चावल में हमारा मंड होता है, तो उसको क्या कर देता है? मंड जो होता है उसको किस में बदल देता है? शर्करा में, मतलब ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। और उबले हुए चावल में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें चावल में ये होता है, क्या होता है? जो आयोडीन विलयन जो उसमें जब डालते हैं तो मंड जो होता है हमारे चावल का, वो किस में बदल जाता है? शर्करा में बदल जाता है या ग्लूकोज में बदल जाता है। आगे यहाँ पे इन्होंने बताया है जीभ एक मांसलपेशी अंग है। जीभ कैसा अंग है? मांसलपेशी, मतलब जीभ में सिर्फ मांसपेशियाँ ही हैं, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। मतलब हमारी जो जीभ होती है, आइए आपको दिखाते हैं, दी है इन्होंने। हमारी जो जीभ होती है पीछे की तरफ से जुड़ी होती है और आगे का हिस्सा स्वतंत्र होता है, मतलब आगे का हिस्सा किसी से जुड़ा नहीं होता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ये किसी भी दिशा में घूम सकती है, आप भी घुमा सकते हो अपनी जीभ को, ठीक है। फिर ये लेकिन जीभ के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। किस चीज़ के क्षेत्र होते हैं? स्वाद के। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ और स्वाद लगता है, यहाँ पे कुछ और स्वाद लगता है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, इस हिस्से पे कुछ और, इस हिस्से पे मीठा स्वाद लगता है, ठीक है। आइए आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ ये पढ़ लेते हैं, मिठाइयाँ और दंत क्षय। ये क्या होता है? मिठाइयाँ और दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं,
मतलब हमारे मुख में जीवाणु तो होते हैं परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। जीवाणु तो होते हैं पर उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम अपने दांतों अथवा मुख को साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। मतलब अगर हम अपने दांतों को साफ नहीं करें तो यही जीवाणु जो होंगे वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये जीवाणु दांतों के बीच में फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर आम्ल निर्मोचित करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये जीवाणु होते हैं हमारे दांतों के बीच जो फंसा जो भोजन होता है उसको शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। मतलब शर्करा को विघटित कर देता है, ख़त्म कर देता है, मतलब तो उसको क्या बना देता है, अम्ल निर्मोचित कर देता है, मतलब अम्ल बना देता है, मतलब एसिडिटी कर देता है, ठीक है। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुँचाते हैं। तो मतलब क्या होता है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल एसिड होता है ना, वो किसी के ऊपर भी पड़ जाए तो मतलब उस चीज़ को वो नष्ट करने लगता है। मतलब जब हमारे मुख में अम्ल बनने लगेगा हमारे दांतों के बीच में तो क्या होगा, हमारे दांतों में क्षति होने लगेगी, मतलब हमारे दांत में घिसने लगेंगे, उसमें कीड़े वगैरह लगने लगेंगे। इससे दंत क्षय कहते हैं। तो इसी की क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ, अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो भाई ये दंत क्षय क्यों होता है, चॉकलेट, ठंडा पानी, चीनी युक्त मिठाई, ये जो पदार्थ होते हैं इनसे ही हमारा दंत क्षय होता है। जैसे कि हमारा स्वस्थ दांत है, ठीक है, इसमें दंत क्षय होने लगा तो देखिए थोड़ा थोड़ा ये दांत घिसने लगा, घिस उग कर ये यहाँ पे गायब ही हो गया। ये देखो दंत क्षय का मतलब नष्ट ही होने लगा ये दांत। फिर क्या होता है, वो गिर जाता है। फिर अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। मतलब मुख के अंदर आपको जो भी डालना है भैया, हाथ डालना, मतलब कि मुंह साफ़ करना है तो हाथ साफ़ करके ही, या कुछ भी डालना है आप साफ़ करने के लिए तो उसको साफ़ करके ही अपने मुँह में डालिए, ये बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, तो भाई ये सब लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त या भोजन में लार जीभ बोलने में भी सहायता करती है, साथ में भोजन में लार को मिलाने का भी कार्य करती है। तो भोजन में जो लार मिलती है कहाँ से आती है, वो हमारी जीभ से ही आती है तथा लार होगी तो हम जो खाना निकलता है उसमें हमको सहायता मिलती है। और जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हमें भोजन विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। मतलब क्या होता है कि जीभ पर भी स्वाद कलिकाएँ होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, कहीं पे हमको मीठा लगता है, कहीं पे खट्टा लगता है, कभी कड़वा लगता है, कहीं पे तीखा लगता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे जो पार्ट्स बने हुए थे उनमें अलग अलग जगह पे वो हमको स्वाद लगता है, ठीक है। तो उसी की जीभ की वजह से ही हमको खाने का स्वाद पता चलता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं, इन्होंने क्रियाकलाप दिया है, ठीक है, क्या दिया है, निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। जैसे चीनी का विलयन तैयार करना है, नमक का विलयन तैयार करना है, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस, ठीक है। मतलब आपको मीठा, नमक वाला, खट्टा और तीखा, मतलब कड़वा, ये आपको विलयन तैयार करने हैं 5 तरीके के। फिर आपको क्या करना है, अपने किसी मित्र की आँखों पर पट्टी बांध दीजिए, उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। मतलब कि उसकी जीभ आपने की आँखों पे पट्टी बांध दी और जीभ उससे कहो, मतलब भाई जीभ निकाल के खड़ी हो, जीभ को हिलाना नहीं है। तो फिर क्या करना है, चित्र में दिखाए गए जीभ के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जो हमने अभी जीभ दिखाई थी ना, आप ये आपको दिखाई देते हैं, ये जो जीभ दिखाई थी इसके जो विभिन्न क्षेत्र, जैसे कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ठीक है, ये जो हिस्से हैं इन पर ही आपको ये पदार्थ रख के बताने हैं कि कौन सा स्वाद हमें कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए जीभ पे, ठीक है। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें, ठीक है। मतलब कि आप किसी चीज़ से ड्रॉपर से भी रख सकते हैं, इन्होंने किसी सीख की बात की है। फिर इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। मतलब जो भी विलयन है आपको जीभ पे रखने हैं एक एक करके। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग करना, मतलब जो भी आप सीख यूज कर रहे हैं वो आपको चेंज करके यूज करनी है हर विलयन के लिए, ठीक है। क्यों नहीं तो स्वाद में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, मीठे में आप कड़वा डाल देंगे, कड़वे में मीठा डाल देंगे, इसीलिए उन्होंने कहा है। फिर ये कहते हैं अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे का स्वाद अनुभव होता है। तो मतलब क्या करना है कि आपने जब अपने फ्रेंड की जीभ पर ये सब रखा है,
तो उससे टेस्ट कराया है तो आपको उससे पूछ रहे हैं कि उसको कौन सी जगह पर, जीभ की कौन सी जगह पर कौन सा स्वाद पता चला है, ये आपको क्या करना है, लिखना है और उस स्वाद का नाम लिखना है। ठीक है, ये करना है आपको, ये जो क्रियाकलाप है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को हमको क्या करना है, दोहराना है। फिर हमें अगला है भोजन नली, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। फिर अगला हमारा क्या है, भोजन नली। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। मतलब निगला हुआ जो हमारा खाना जो हम खाते हैं, खाने जो खाया है वो कहाँ से होकर जाता है, ग्रसिका या ग्रास नली से होकर जाता है। ग्रसिका गले अथवा वक्ष से होती हुई जाती है। कहाँ से, मतलब गले से तो होती हुई जाती है। जैसे कि ये जो भोजन है ये हमारा यहाँ पे मुँह था, यहाँ से जाकर ये यहाँ पहुँचता है। ठीक है, ये भोजन हमारा जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम ग्रसिका कहते हैं। ये जो नली होती है, ठीक है, ग्रास नली से कहते हैं, ग्रसिका कहते हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं, ग्रसिका की भित्ति के संकोचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। मतलब जो ग्रसिका की भित्ति जो होती है, ठीक है, वो उसमें संकुचन होता लगता है, मतलब सिकुड़ती और फैलती रहती है। इसलिए इसी से क्या होता है, हमारा भोजन जो होता है सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। मतलब कि हमारी जो संपूर्ण आहार नाल जो होती है वो संकुचित होती रहती है। मतलब कि संकुचित छोटी होती फिर बड़ी, यानी फैलती, फेफड़ों की तरह फैलती टाइप की होती है, फिर संकुचित होती है, फिर छोटी होती है, ये होता रहता है। तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर ढकलती रहती है। मतलब इसी से हमारा जो भोजन होता है नीचे की ओर जाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा हमें उसे बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम जो खाना खाते हैं वो हमारे किसके द्वारा आहार स्वीकार नहीं किया जाता है, आमाशय द्वारा खाए गए भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता। मतलब हमारा जो आमाशय जो होता है उस चीज़ को पसंद नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तो वो हम क्या कर देते हैं, वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं, तो मुझसे हमारा खाना जो होता है वो निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया, मतलब आपने उल्टी की हो। इसके कारण के विषय में सोचिए और अपने अध्यापक से चर्चा करनी, मतलब इस बारे में आपको चर्चा करनी है। देख सकते हैं भोजन है आपका, ये ग्रसिका है, और ये जो हमारा आमाशय, यही आमाशय है जो भोजन का चुनाव करता है कि आपको खाना है क्या नहीं खाना है। जो आपको खाना है वो अंदर प्रोसेस करेगा, अंदर जाएगा, और जो नहीं खाना है वो निकाल देता है। फिर पहली क्या जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। मतलब ये कह रही है कि वैसे तो खाना हमारा नीचे नली में जाता है, लेकिन जब उल्टी होती है तो हमारा खाना जो होता है डायरेक्ट मुँह से ही निकलने लगता है, उल्टा हो जाता है। ये कैसे होता है, तो आमाशय के बारे में लिखा है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। क्या है, आमाशय जो होता है मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है, या चपटा और जे की आकृति का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कौन सी आकृति का होता है, ये जे की आकृति का होता है। ठीक है, ये जे की आकृति का होता है। फिर ये कह रहे हैं तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग भी है। तो ये सबसे चौड़ा भाग कौन सा है आहार नाल का, तो आमाशय हमारा सबसे चौड़ा भाग है। यहाँ एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुलता है। मतलब एक और तो इसकी मतलब ग्रसिका होती है और दूसरी ओर क्या होता है, आहार नाल, क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत होती है। ठीक है, और आइए ये पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये कह रहे हैं कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, या खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है या ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु व भोजन मार्ग में ही होते हैं। वायु एवं भोजन मार्ग में ही होते हैं। फिर भोजन को सांस नली में प्रवेश करने से किस प्रकार से रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो सांस नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण सांस नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है या हिचकी आती, खांसी उठती है। मतलब इनकी बात का मतलब क्या है, क्या हम लोग जब खाना खाते हैं या जल्दी करते हैं, कुछ भी करते हैं, बात करते हैं खाना खाते टाइम, तो हमको एकदम से खांसी आने लगती है, हिचकी आने लगती है। तो क्यों आती है, तो हम लोग जब बात करते हैं तो बात करने के टाइम हमारी जो सांस नली होती है वो भी खुल जाती है, तो वो खुल जाती है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो हमारी जो सांस लेने वाली नली होती है वहाँ वो अपना रास्ता कुछ देर के लिए रोक देती है। तो क्या होता है कि तो जो हम जैसे खाना खाते हैं तो एक वाल्व जो होता है सांस नली को ढक लेता है,
ठीक है। तो उसको ढक लेता है तो क्या हो जाता है, उस जब वो ढक जाता है तो उस हिस्से में हमारा भोजन नहीं जा पाता है। पर अगर हम जब बोलते हैं तो वो वाल्व जो होता है वो खुला होता है, तो उसमें हमारे खाने के जो कण होते हैं वो पहुंच जाते हैं, जिसके कारण से हमें खांसी वगैरह आ जाती है या घुटन होने लगती है, हिचकी वगैरह जो भी होती है वो आ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि खाते टाइम ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या लिखा है। आमाशय का आंतरिक सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। मतलब क्या होता है कि आमाशय का आंतरिक स्तर जो होती है, आंतरिक सतह जो होती है, उसे क्या कहते हैं, श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ये कहते हैं, श्लेष्मल कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस जो होता है वो क्या स्रावित करता है, मतलब क्या निकालता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकालता है आमाशय और पाचक रस निकालता है, ठीक है। और श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा भी देता है, मतलब श्लेष्मल जो होता है आमाशय के जो आंतरिक स्तर जो होता है उसको सुरक्षा भी देता है। और साथ में क्या करता है, अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अम्ल का क्या काम होता है, हमारे खाने को पचाने में सहायता तो करते ही करता है, साथ में जो हमारे खाने के साथ अन्य जो जीवाणु आ जाते हैं जो हानिकारक होते हैं उनको भी नष्ट करता रहता है। साथ ही इन या माध्यम को अम्लीय भी बनाता है, मतलब जो उसको जो माध्यम है हमारा उसको अम्लीय भी, भाई अम्ल है तो अम्लीय तो बनाएगा ही, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जैसे क्या हमारे पाचक रस होते हैं उनको खाना को पचाने में सहायता मिलती है। और पाचक रस जिसे हम जठर रस कहते हैं प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो पाचक रस क्या करता है, पाचक रस जो होता है वो उसे हम जठर रस भी कहते हैं, वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो क्या करता है, पाचक रस जो होता है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा लंबी वीडियो हम कर नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अपना चैप्टर पूरा कराएंगे। और जाने से पहले आपको एक बात दे रहे हैं कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा दे दीजिएगा। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब भी करना ही हमारी गुरु दक्षिणा, किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो भाई जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो सुन के जाइएगा, ठीक है। तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको, सिर्फ 1 महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें रैंक उन्हीं की बनेगी जो 1 दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा 1 दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। भाई पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।